मेरे ताऊजी और दादाजी मिला के 30 साल से ज्यादा सरपंच रहे। कहा जा सकता है कि राजनीति घुट्टी में मिली थी। देखो, मैं साफ बोलने का आदी हूँ, लेकिन उस तिथि से 4 दिन पहले मेरे को इतना ज्यादा बुखार आया कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पाया। तो सैनिक बनने का सपना मेरा धरा का धरा है। मूलतः मैं संतोषी आदमी हूँ, ईश्वर में अगाध आस्था है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो व्यक्ति निर्माण का काम करती है, मैं उसमें प्रशिक्षित हूँ। हालांकि मुझ में बहुत कमियां होंगी। जब 31 मई 2023 को आदरणीय मोदी जी अजमेर आए तो सी ऑफ करते समय उन्हें प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे भी मिला। तो लगभग 80-90 सेकंड मोदी जी मेरे सामने खड़े रहे, मेरी सुनी। मूलतः मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के विरोध में कभी नहीं गया, लेकिन विद इन संगठन में मेरी बात को बहुत कठोरता से रखता हूँ। इस्लाम के नाम पर देश के टुकड़े किए, अखंड भारत में, यानी आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और आज का भारत, इसमें लगभग 22% मुस्लिम आबादी। 22% जितने लोग थे उनके लिए 22% भूमि दे दी, तो 22% लोगों को वहां जाना चाहिए था। ये जो डेमोग्राफी चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास है ना, इससे हमें रोकना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मैं पीयूष गौतम और आप देख रहे हैं स्वर्ण खबर का खास कार्यक्रम संघर्षों से भरी कहानी। और आज हम आ चुके हैं टोंक भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी पराणा के घर पर और आज हम जानेंगे इनके संघर्षों की कहानी इनकी जुबानी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वर्ण खबर में। सबसे पहले तो आपने टाइम दिया और मैं जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ तक का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, बचपन आपका किन माहौल में रहा, कैसा आपका बचपन रहा सर? सबसे पहले तो आपको इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा प्रयास है, आपका चैनल का बहुत बहुत आभार। देखो, मैं साफ बोलने का आदी हूँ। कोई तय करके हमने ये पहले डिसाइड किया हो, फिर ये तय किया हो कि हम यहाँ जाएंगे, वैसा तो मेरा जीवन है नहीं। 71 का जन्म है, 84 में स्वयंसेवक बना, 89 में विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आ गया। और वो कालखंड था जब राम मंदिर का आंदोलन बहुत प्रभावी था। हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, युवा थे। हमें उस अभियान के माध्यम से, उस आंदोलन के माध्यम से समाज में काम करने का अवसर मिला। हम काम करते गए, हमारे दायित्व बढ़ते गए, हमारे संपर्क बढ़ते गए। तो कालांतर में काम करते करते हम आज यहाँ पहुँचे। मैं जानना चाहूँगा आपका बचपन का फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? क्या आप पहले भी कोई पॉलिटिशियंस थे या फिर आपको किसी से प्रेरणा मिली? कैसे आप इसके अंदर आप राजनीति में आए? मेरा सौभाग्य है कि मेरे दादाजी मेरे ग्राम पंचायत पराणा के लगभग 30 साल तक सरपंच रहे। मेरे ताऊजी और दादाजी मिला के 30 साल से ज्यादा सरपंच रहे। कहा जा सकता है कि राजनीति घुट्टी में मिली थी, लेकिन वो कालखंड था जहां कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था और ज्यादातर लोग कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हुआ करते थे। मैं जब संघ का कार्यकर्ता बना, संघ का स्वयंसेवक बना, फिर धीरे धीरे कार्यकर्ता बना, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना, तो राष्ट्रवादी संगठनों से मैं जुड़ा। आज मेरा पूरा परिवार राष्ट्रवादी है और राजनीति में कोई सोच समझ करके नहीं आया। बाय डिफॉल्ट मैं सोशल आदमी हूं, सामाजिक आदमी हूं। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर ने मुझे सेवा के कई अवसर दिए। लेकिन कई बार बीच में असेसमेंट आता है कि यदि आप कोई सेवा करना चाहते हैं और आपके पास राजनीतिक शक्ति है तो आपका सेवा की मात्रा बढ़ जाती है। सेवा करते समय कोई रुकावट आती है तो वो रुकावट हट जाती है। तो इस कारण से हम धीरे धीरे काम करते करते राजनीतिक क्षेत्र में आए। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, राजनीति में इसलिए है कि राजनीति से प्राप्त शक्ति से हम समाज की ज़्यादा सेवा करें। तो पराणा जी, आपका जो स्कूल लाइफ थी, स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, वो कैसी थी? उसमें किस तरह का संघर्ष रहा? क्या कभी आपको लगा नहीं कि पढ़ लिख करके कोई अपन आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर ऐसी कोई तैयारी करें? कुछ ऐसा ड्रीम नहीं था आपका? नहीं, मैं सामान्य मेधा का व्यक्ति था। गुड सेकंड डिवीजन या फर्स्ट डिवीजन, यही मेरा मार्कशीट हुआ करता था। कभी आईएएस आईपीएस बनने की नहीं सोची। हाँ, लेकिन ये दावे से कह सकता हूँ, उस समय यदि मैं तय करके कोई प्रतियोगी परीक्षा देता तो
शायद मैं उसको पास कर लेता। एक पुराना उदाहरण मैं आपको बताऊं, लगभग 12th क्लास की बात है, मैं सेना में जाना चाहता था। तो एयरमैन, उस पोस्ट का नाम था एयरमैन, शायद वो वायुसैनिक ही होता होगा। उसकी वैकेंसी निकली मैंने आवेदन किया। लोग बात कहते थे कि उसमें जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो उसको क्रैक कर लेता है। मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक थी उस ज़माने में, आज तो कमज़ोर हो गई, उस ज़माने में थोड़ी ठीक थी। मैंने फार्म भरा, जोधपुर में मेरा वो परीक्षा का केंद्र आया, लेकिन उस तिथि से 4 दिन पहले मेरे को इतना ज़्यादा बुखार आया कि मैं बिस्तर से नहीं उठ पाया। तो सैनिक बनने का सपना मेरा धरा का धरा है, और IAS IPS बनने की कभी कल्पना नहीं थी। इस चीज़ का कभी अफसोस नहीं हुआ कि वो एग्ज़ाम में दे नहीं पाए आप? मूलतः मैं संतोषी आदमी हूँ, ईश्वर में अगाध आस्था है। हम हमारे कर्म भले ही करें, लेकिन हमें मिलेगा वो जो ईश्वर ने तय कर रखा। जो छूटा वो मेरा नहीं था, जो मिलेगा वो ईश्वर मुझे मेरा समझ के देगा, ये सोच के जीवन जी रहे हैं। पूरी तरह से राजनीति तो आपके नब्ज़ में भरी हुई है सर। आप चारों तरफ से लोकप्रिय हैं, पूरे टोंक ज़िले के अंदर आपको एक अलग रुतबे से देखा जाता है। लोग आपको एक समाज सेवी के रूप में भी देखते हैं। अपना कोई भी काम रहता है तो आपका काम वो निकल जाएगा, वैसा वो सोचते हैं। मैं समझना चाहूँगा कि इस संघर्ष में, क्योंकि जीवन में संघर्ष तो रहता ही है, लेकिन राजनीति में कैसा संघर्ष आया? कोई आपका पहली बार आपके पास कोई आया हो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या कुछ प्रयास किए? शुरुआत तो कॉलेज से हुई ना। कॉलेज में जब हम थे, हमें कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का दायित्व था, तो छात्रों और छात्राओं की जो परेशानियां थी, कई बार हमारे पास आते थे, हम उनकी छात्राओं और छात्रों की परेशानियां दूर करते थे। शुरुआत वहाँ से हुई। फिर उसके बाद जैसे ही आप ग्राउंड में उतरे कॉलेज के बाद में, जैसे ही, तो वो पहला पद क्या था या कौन सी वो पावर थी जिसके बदौलत आपने ये किया? मैं समझता हूँ विद्यार्थी परिषद के बाद मुझे सीधा कोई दायित्व मिला तो युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष का मिला था। उससे पहले मैं कार्यकर्ता के नाते ही काम कर रहा था, और युवा मोर्चा के नाते बड़े बड़े कार्यक्रम आए थे, हमने वो टास्क पूरे किए। कालांतर में हमने स्वदेशी जागरण मंच में काम किया, युवा मोर्चा में काम किया। मैंने बजरंग दल में भी, विद्यार्थी परिषद के बाद बजरंग दल में भी काम किया था, और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का महामंत्री रहा। 2 बार जिले का महामंत्री का दायित्व मेरे को पार्टी ने दिया। उसके बाद फिर मेरे को हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष का दायित्व रहा, और अभी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष का मेरे को संगठन ने दायित्व दे रखा है, उससे पहले तक मैं हिंदू जागरण मंच के विभाग अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहा था। देखो, मेरा ऐसा मानना है, जैसे IAS होता है ना, IAS को एक बार सेलेक्ट कर लिया, उसे ट्रेंड कर दिया, अब वो PhD में भी जाकर के काम करता है, वो रूरल डेवलपमेंट में भी काम करता है, वो माइनिंग में भी काम करता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करता है। यानी बेस्ट चीज़ ये है कि योग्य व्यक्ति को योग्य प्रशिक्षण दे दिया गया। मेरा सौभाग्य है, मैं स्वयं तो योग्य हूँ कि नहीं हूँ ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस संस्था ने मुझे प्रशिक्षित किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो व्यक्ति निर्माण का काम करती है, मैं उसमें प्रशिक्षित हूँ। हालांकि मुझ में बहुत कमियां होंगी, अभी प्रशिक्षण कम होगा, अधूरा होगा, लेकिन जितना भी प्रशिक्षण मेरे को दिया वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य संगठनों में काम करते हुए मेरे को मिला। आज मैं जो भी हूँ उसमें उन सभी राष्ट्रवादी संगठनों में जो सीखने का अवसर मिला उसकी देन है। सर, आपके कोई पर्टिकुलर कोई गुरु रहे जिनकी बदौलत आप यहाँ तक पहुँचे? देखो, आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ कई लोगों के आशीर्वाद। जब कभी मैं थक जाता था, जब कभी मैं अकेला पड़ जाता था, जब कभी मैं मतलब दुखी हो जाता था, तो उनका जो हिम्मत दिलाना था, तो उन्होंने हिम्मत दिलाई, और उन्होंने मुझे चरैवेती का मंत्र दिया। ऐसे 1-2 महानुभाव हैं, सज्जन हैं, जो मेरे को मार्गदर्शन करते आए हैं, और मैं उनके सहयोग से आज यहाँ तक चल पाया। कौन थे वो? कई बार कुछ चीज़ें सम्मान के कारण मन में ही रखी जाए तो ठीक है, उनका पूरा सम्मान है और वो मेरे मन में। तो आप बताना नहीं चाहेंगे उनके बारे में, लेकिन आपने कहा चरैवेती का मंत्र दिया, ये क्या मंत्र है और इससे क्या आपको सांत्वना मिलती थी या कैसे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती थी?
चरैवेति चरैवेति के मंत्र का अर्थ अभी 31 मई को अजमेर में आदरणीय मोदी जी भी मुझे देकर गए। मेरा सौभाग्य है, जब 31 मई 2023 को आदरणीय मोदी जी अजमेर आए तो सी ऑफ करते समय उन्हें प्रणाम करने का सौभाग्य मुझे भी मिला। मैंने उन्हें याद दिलाया एक पुराना प्रकरण जिसमें उनके कार्यालय से मेरे को धन्यवाद का और शाबाशी का फोन आया था। मैंने कहा जी साहब मैं वही कार्यकर्ता हूँ। तो लगभग 80-90 सेकंड मोदी जी मेरे सामने खड़े रहे, मेरी सुनी और जाते जाते मुझे जो कहा, देखिए सेवा करना अच्छा लगता है ना, करते रहिए, सेवा करते रहिए, इसका फल अच्छा ही मिलेगा। यानी कि जो भी काम किया जाए वो करते रहें, यानी जो यात्रा करनी है वो चलते रहें, यही चरैवेति का मंत्र है। तो मेरे उन महानुभावों ने भी दिया और 31 मई 2023 को आदरणीय मोदी जी भी मेरे को चरैवेति का मंत्र देकर गए। तो ये था चरैवेति का मंत्र कि आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। तो कभी भी आप कभी निराश हो जाएं तो ये मंत्र तो आपके लिए भी सार्थक है। कोई भी काम कर रहे हो तो चरैवेति करके आप उस काम को कर सकते हो। जी सर, तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि चरैवेति करके आपने बहुत सारे काम किए, तमाम बाधाओं को हल किया, लेकिन इस दौरान कभी ऐसा नहीं लगा कि विपक्षी दलों द्वारा आपको धमकी दी गई हो या कोई ऐसा आपको लगा हो कि राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए, परिवार पर संकट आ गया होगा, ऐसा कुछ हुआ कभी? नहीं। जो चुनौती मुझे मिली, जो चैलेंज मुझे मिला, उसको लड़कर जीतने का जो आनंद मिलता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मेरी मूल पैदाइश शहरी इलाके में काफला बाजार की। वहाँ बूथ पर हम संख्या में कमजोर थे, लेकिन हर बार हमारा भाजपा का पार्षद हमने जिताया, हमारी योग्यता और हिम्मत के साथ हमने जिताया। तो जो चुनौती आए उस चुनौती से लड़कर जीतना ही तो जीवन है। चुनौती आ गई, आप घर बैठ गए तो क्या मतलब है? धार पानी बह रहा है और पानी में कोई कंकड़ बह रहा है, उसमें उसकी क्या योग्यता है? लेकिन उल्टी धार जो बहे, जो अपना रास्ता खुद तय करे, वो पुरुषार्थ है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको उल्टी धारा बहानी पड़ जाई? मूलतः मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, संगठन के विरोध में कभी नहीं गया, लेकिन वितिन संगठन में मेरी बात को बहुत कठोरता से रखता उचित प्लेटफॉर्म पे हूँ। कई बार मेरे अधिकारी मुझसे नाराज हो जाते हैं, लेकिन उल्टी धार बनने की हिम्मत भी मैं करता हूँ और उन्हें ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हम कर रहे हैं इसकी जगह ये किया जाएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन एक गरिमा में रह करके उचित प्लेटफॉर्म पे बात करके उस कमरे से बाहर निकलते ही मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या कहा और मेरे को क्या कहा गया। मतलब किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं होती। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा सर, एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी बात कही जा रही है। भाजपा द्वारा पिछले 5 सालों में जब गहलोत सरकार का राज था, राजस्थान के हर ज़िले हर गांव के अंदर यात्रा भी निकाली गई। अब आपका क्या कहना है? अब 5 साल की सरकार अपनी है, आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी का पलड़ा पूरी तरह से भारी है। क्या कहना चाहेंगे जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में? देखो साहब, आदरणीय मोदी जी पे हमें अगाध विश्वास है। देश के कल्याण के लिए सब जरूरी काम वो करने वाले हैं। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उनके मन मस्तिष्क में है, हमें पूरा विश्वास। लेकिन यदि जनसंख्या की बात आप करते हैं तो मैं थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलूँ आप। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब इस्लाम के नाम पर देश के टुकड़े किए। उस समय 1947 में देश आजाद होने से पहले अखंड भारत में, यानी आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और आज का भारत, इसमें लगभग 22% मुस्लिम आबादी थी और इस्लाम के नाम पर अलग देश बनाया गया। तो लगभग 22% भूमि मांगी गई, या जो भूमि दी गई वो लगभग 22% दी गई। यानी 22% जितने लोग थे उनके लिए 22% भूमि दे दी, तो 22% लोगों को वहां जाना चाहिए था। लेकिन ये दुर्भाग्य है तत्कालिक नेताओं का। लगभग 10% मुस्लिम तबके यहाँ रह गए, जो आज बढ़कर 15% हो गए। ये जो डेमोग्राफी चेंज करने का जो कुत्सित प्रयास है ना, इससे हमें रोकना पड़ेगा। मैं किसी धर्म के या किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हर समाज और हर धर्म के षड्यंत्र के खिलाफ हूँ। तो ये जो 1947 में 10% थे, आज 15% हो गए।
इन सारी योजनाओं को रोकना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमें भारत को सुरक्षित रखना है। जहाँ जहाँ संख्या ज़्यादा बढ़ी वहाँ वहाँ अलग देश की मांग होने लगी। तो हमें देश को अखंड यदि रखना है तो डेमोग्राफी भी हमें सेट रखनी पड़ेगी। अखंड भारत की बात तो योगी जी भी बहुत करते हैं और तमाम हिंदू नेता करते रहते हैं, और भाजपा को हिंदुत्व के साथ में रहने वाली पार्टी कहा जाता है, भगवा की पार्टी कहा जाता है बीजेपी को। तो अखंड भारत का निर्माण कैसे होगा, और हिंदू राष्ट्र की जो बात कही जा रही है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, अखंड भारत की कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन उसकी रचना में मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं मेरी बात पूरी कर दूँ। कई बार मीडिया के माध्यम से बताया जाता है कि भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है। ये आपका आकलन है, मेरा आकलन है भाजपा राष्ट्रवाद की पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास, हिंदू मुस्लिम सबको लाभ मिले, लेकिन दोनों में राष्ट्रवाद का भाव हो, ये भारतीय जनता पार्टी की योजना, नीतियां है। यदि आप भगवा की बात करें, आदि अनादि काल से भगवा हमारा प्रेरणा स्रोत रहा है। हमारे राजा महाराजा रहे हों, हमारे देवता रहे हों, तो ये हमारी पुरानी परंपरा है भगवा। ये कोई हिंदू की या मुसलमान की नहीं है। और मुसलमान भी आज के 4 साल पहले, 4 पीढ़ी या 8 पीढ़ी पहले वो भी हिंदू ही थे। आज वो अज्ञानता के कारण कोई बयान देते हो अलग बात है, लेकिन 4 पीढ़ी 8 पीढ़ी पहले वो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू ही थे। इसलिए भगवा हमारा प्रेरणा स्रोत है, इसमें हिंदुत्व कहीं नहीं आता है, ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की पार्टी है बीजेपी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। तो राजेंद्र जी पराणा के संघर्षों की कहानी आपको कैसी लगी, और आपके जीवन में किस तरह से ये परिवर्तनशील हो सकती है, इनके संघर्ष आपको किस तरह से मोटिवेट करते हैं, इसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले संघर्षता की कहानी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।